सेशन की जोरदार जो गेस्ट लिस्ट है उससे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे पहले मेहमान हैं भुवन मोहिनी मुस्कान के स्वामी, मुंबई से साहिल जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे मेहमान हैं हमारे बादशाहों के शहर और शायरी का रुतबा रखने वाले और राजदीप सरदेसाई के जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो होता है ना, हीरा मोती हीर रांझा, वैसे राहुल श्रीवास्तव और तीसरे मेहमान राजदीप सरदेसाई। आप तीनों बुजुर्ग पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मुझे छोड़ के। नहीं, मैं बिल्कुल बुजुर्ग हूँ। अभी अगर तनख्वाह का जिक्र आता तो ये भी कह देता मैं भी बुजुर्ग हूँ। वाह वाह राहुल वाह, RS into 2। काफी ये दफ्तर के सटल जोक्स और रिमार्क्स है जो यहाँ पास किए जा रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, शुक्रवार 25 जून 2021 का दिन, नेता नगरी का शूट जिसमें कुछ विलंब हुआ क्योंकि आप रविशंकर प्रसाद से जुड़े किसी मसले पर व्यस्त थे। सरकार बनाम ट्विटर, ये जो हम विषय डिस्कस करने जा रहे हैं उससे बेहतर है, लेकिन बता दीजिए कब बुझेगी ये आग, कब रुकेगी ये लड़ाई? तो पहले तो कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूं मैं कहां और ये बवाल कहां। लेकिन परेशानी देखिए ये है कि एक बात ये है कि इस सरकार में नेगेटिव क्रिटिसिज्म को लेकर के जो उसकी एपिटाइट है जरा हल्की है। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो मैंने तफ्तीश की है तो ट्विटर का एक जो पूरा तंत्र हिंदुस्तान में वो बड़ा पेचीदा है। एक जो चीज मेरे सामने आई है कि 4 नोटिस दिल्ली पुलिस ने जब टूलकिट मामले में संबित मल्होत्रा के ट्विटर को भेजे तो उन टूलकिट के जवाब में मनीष महेश्वरी साहब जो MD हैं उन्होंने कहा कि मैं अभी कोविड वगैरह के कारण आ नहीं सकता। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि साहब कोई पता बताइए, हम आ जाएंगे पूछताछ करने। तो उन्होंने बेंगलोर का पता दिया, वहां उनकी क्वेश्चनिंग हुई 31 मई को और उस 30 मई में एक गजब चीज सामने आई है। ट्विटर USA की आर्म है यहाँ पे भारत में। हमको सबको लगता है कि ट्विटर USA की कंपनी है, ट्विटर इंडिया उनकी मुलाजिम है, लेकिन पता यह चला है कि वो ट्विटर USA से कनेक्टेड नहीं है। कॉर्पोरेट अरेंजमेंट ये है कि ट्विटर एक सिंगापुर की कंपनी से रिलेटेड है। यानी अगर कोई मुश्किलात यहाँ पे कंपनी के खिलाफ आए या कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी हो तो सिंगापुर की कंपनी रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन भारत में जो कंटेंट पोस्ट होता है उसका मैनेजमेंट करती है ट्विटर USA। यानी अगर वो कुछ उधर मैनेजमेंट में गड़बड़ कर दे, जैसे कि लद्दाख 15 दिन तक भारत का हिस्सा नहीं था, चीन का हिस्सा था, भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाती रह गई, 15 दिन तक वो बदला नहीं। क्यों? क्योंकि ट्विटर USA सुनता नहीं है। जब रूल्स की बात आई तो भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सचिव ने 3 बार फोन करके ईमेल लिख करके जब उन लोगों को कहा कि भाई कोई तो रिस्पॉन्ड करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैमोफ्लाजिंग है एक बहुत इंटरेस्टिंग कि ट्विटर USA भारत में कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मगर ट्विटर इंडिया कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही ट्विटर USA के एक्शन के लिए। तो आज रविशंकर प्रसाद साहब का 1 घंटे के लिए अकाउंट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया टुडे ने जो उनका अभी एक हाल में इंटरव्यू किया था वो उन्होंने कई बार रीपोस्ट कर दिया। तो इन्फ्रिंजमेंट रूल जो अमेरिका के हैं उसके तहत रविशंकर प्रसाद का 1 घंटे अकाउंट ब्लॉक रहा। थोड़े नाराजगी तो आप वो पोस्ट नहीं कर सकते थे कुछ। बिल्कुल नहीं, ये बात तो है ही कि भाई आप अमेरिका के नियम यहाँ पर न लागू करें, बाकी मुखामुखाम चलता रहे। चलिए आज के विषय पर आते हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई और साहिल जोशी की हसरत पूरी होगी? क्या हसरत महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक लोगों की या राजनीति में दिलचस्पी करने वालों की होगी? क्योंकि ये सुर्गा 1990 से या बल्कि कहें कि 1960 के दशक से जब YV चौहान नंबर 2 हुआ करते थे इंदिरा सरकार में, तब से चल रही है कि एक महाराष्ट्र से आने वाला राजनेता देश का सर्वोच्च पद संभाले। प्रतीकात्मक रूप से जो सर्वोच्च पद है वो तो राष्ट्रपति का है, लेकिन ताकत के स्तर पर, जो वास्तविक ताकत के स्तर पर सर्वोच्च पद है वो प्रधानमंत्री का पद है। और इसलिए जब शरद पवार के घर पर मीटिंगों का दौर होता है, शरद पवार के यहाँ मुंबई में मुलाकात होती है, उसके बाद शरद पवार दिल्ली आते हैं और सूत्रों का कहना है कि अब वो दिल्ली लगातार आते रहेंगे और यहाँ पर नेताओं का जमघट लगता है, तो फिर से सुर्खियां बनने लगती हैं। कोई तीसरे मोर्चे की बात करता है, कोई फेडरल फ्रंट की बात करता है, कोई 2024 के चुनाव की बात करता है और कोई कहता है कि ये सब खामा ख्याली है,
असल मुद्दा कुछ और है। तो मुद्दा है क्या, ये जानने के लिए हमारे साथ ये 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, 2 जो दिल्ली से देश की राजनीति को देखते हैं और तीसरे साहिल जो मुंबई से देखते हैं। तो साहिल, आपसे शुरुआत करते हैं। शरद पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, कभी बात चलती है, एक सुर्गा छूटता है कि साहब यूपीए के चेयरपर्सन होने चाहिए, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या है अभी स्थिति? देखिए, सबसे पहले जो आपने शुरुआत जिससे की कि हमारी मंशा है कि महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो हर स्टेट की एक मंशा होती है कि भाई हमारे स्टेट से एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कई लोगों को लगता है। और सिर्फ हमको नहीं, आप देवेंद्र फडणवीस को पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे हाँ महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि सारे लोग जिनकी दिलचस्पी है, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ प्राइड होता है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक शरद पवार की बात है, लंबे इंट्रो में जब उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया साहिल, तो मुझे लगा वो कहीं जब कह रहे महाराष्ट्र से व्यक्ति, कहीं उन्होंने शरद पवार का नाम नहीं लिया, तो मुझे लगा कहीं मेरा नाम तो नहीं ले, महाराष्ट्र का व्यक्ति। हम सबके एक तरह से महत्वाकांक्षाएं होती हैं। राजदीप जी, ये किस चिलमन की ओट में आप अपनी हसरतें बयां कर रहे हैं? राहुल जी देखिए, साहब देखिए, ऐसा है कि अनारकली को बादशाह अकबर ने मुगले आजम में एक डायलॉग बोला था कि आ गई ना कनीज की जुबान पे उसकी आखिरी इच्छा। अरे नहीं, मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर महाराष्ट्र का व्यक्ति दिल्ली आकर दिल्ली में अपनी पहचान बनाना चाहता है। बहुत मुश्किल है दिल्ली में पहचान बनाना, राहुल और सौरभ और निखिल, खास करके आपके यूपी उत्तर भारतीय हमें मौका नहीं देते। नहीं, और मतलब मुद्दे से नहीं भटकते हम लोग, मुद्दे पर अगर आते हैं तो जहां तक शरद पवार की बात है, मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, he has missed the bus as far as the prime ministership is concerned, and शरद पवार is a very practical politician according to me। उन्होंने उस लिहाज से कोशिश जरूर कर ली, उनको पता था कि किस उम्र में ये कोशिश करनी चाहिए। उस तरीके से 91 में उन्होंने बाकायदा प्रॉपर कोशिश की। उसके बाद उन्हें लगा कि भाई नरसिंह राव ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, उम्र है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन नरसिंह राव ने उनको वापस महाराष्ट्र में भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोबारा दिल्ली के राजनीति में आए। फिर एक बार उनको लगा कि शायद सीताराम केसरी के वक्त उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त भी उनको ये मौका नहीं मिल पाया। उनका बेस्ट चांस तब था जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब उनको ये पता है, और कई बार ये बोल चुके हैं, हमने जब भी उनसे बात की है, मेरे ख्याल से राजदीप, राहुल, वो भी उनसे कई बार बात करते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है उनका ये कहना बड़ा साफ होता है कि मेरे पास सांसद 10 भी नहीं है, और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री का ख्याल रख के राजनीति नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात वो हमेशा कहते आए हैं, और जो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल है आज की स्थिति में, कि थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज कभी हो नहीं सकती। थर्ड फ्रंट के बलबूते पर आप सरकार नहीं बना सकते। आपके साथ में कोई एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए, और जो उनके हिसाब से कांग्रेस है। जब तक कांग्रेस का घर नहीं सुधरता, तब तक किसी सरकार को बनाने को लेकर या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टेक ऑन करने को लेकर कोई समीकरण बैठ नहीं सकता। यह उनका हमेशा का कहना रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश उनके तरफ से ये चल रही है, क्योंकि देखिए 2019 के बाद शरद पवार कहीं ना कहीं पैट्रियार्क की भूमिका में आ गए कि मैं सबको साथ में ला सकता हूं, जैसे उन्होंने 19 में महाराष्ट्र में करके दिखाया। और उस लिहाज से अगर वो कुछ कोशिश करे तो उसका फायदा राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो सकता है। ये एक कहीं ना कहीं ख्याल हो सकता है उसमें। हालांकि उसमें भी ये भी कोई आसान बात नहीं है, ये भी ख्याली पुलाव ही है आज की तारीख में। लेकिन राजनीति में कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश किए बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश वो करनी चाहिए कि जो हासिल हो सके। प्रधानमंत्री पद की बात जो है वो उनके दायरे से काफी दूर है, ये वो समझते हैं। और इसीलिए जो भी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही थी कि जो उनके घर में दिल्ली में उनकी बैठक जो हुई, और उस बैठक में उनको पता है कि कांग्रेस उस बैठक में शामिल नहीं थी, शिवसेना उस बैठक में शामिल नहीं थी, जो बाकी 3 पार्टियां, अहम पार्टियां जिसमें नवीन पटनायक है, जो वो उनके तरफ से उस बैठक में कोई शामिल नहीं था, आंध्र प्रदेश से कोई उसमें नहीं था, केसीआर उसमें नहीं थे। ये सारी चीजें उनको पता है, तो इसके लिए ये आसान बात नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है उनके हिसाब से। लेकिन अगर वो करना है तो उसके लिए उन्होंने उस बैठक में भी कहा, मतलब सुरेंद्र कुलकर्णी से जब मैंने बात की, सुरेंद्र कुलकर्णी ने ओपनली कहा कि शरद पवार ने खुद कहा है कि अगली बार ये बैठक होगी तो उसमें कांग्रेस और शिवसेना को भी बुलाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इनके सामने रहेगा कि जब
क्योंकि बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है कि हमारे ये कैंडिडेट रहेंगे। और वाजपेयी जी के समय से उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये क्लियर कर दिया है कि हमेशा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो एक कैंडिडेट के नाम पर लड़ेंगे। तो उनका कैंडिडेट तो सबको पता ही है, उसके सामने इन्हें कोई कैंडिडेट देना पड़ेगा, या फिर स्थिति उस वक्त ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कैंडिडेट मैटर नहीं करेगा। तो अभी तक वो स्थिति उनको पता नहीं है। लेकिन जो प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से बंगाल में तमाम कोशिशों के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद, मतलब मैं ये इस लल्लन टॉप पर भी डिस्कशन में शामिल हुआ था। मुझे याद है कि कोई भी जर्नलिस्ट वहां पर 15 दिन रह के आए, 10 दिन रह के आए, कोई भी बंगाल का इलेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। सबके लिए दरअसल ये झटका था कि ममता बनर्जी ने 200, मतलब पिछले बार के मुकाबले भी ज्यादा सीट को लेके आए। तो उससे जो माहौल तैयार हुआ है, उस माहौल पर हावी होकर उस माहौल का कैसे फायदा उठाया जाए, उसके लिए बातचीत के लिए बैठक थी। और दूसरी आखिरी में अहम बात यह है कि इसके बाद होने वाले जितने चुनाव होंगे उसमें ये ग्रुप कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेगा। देखिए, ये बहुत इनिशियल चीज है। ऐसे ग्रुप्स कई बार बनते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई बार उस ग्रुप्स का कभी कुछ होता नहीं है। लेकिन एक तरीके से सेट द बॉल रोलिंग ये शुरू हो चुका है इसमें। और यूपी के चुनाव इसके लिए काफी अहम रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि यूपी में भी जिस तरीके से बंगाल में लड़ाई हुई, बीजेपी बनाम कोई एक, उस तरीके से कोई लड़ाई करके देखे तो हो सकता है। पवार ने कई बार ये भी बात कही थी कि यूपी में भी अगर मायावती के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, मायावती और अखिलेश साथ में आए लेकिन लीडरशिप मायावती की हो, तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। लेकिन वो होने वाला है नहीं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव अकेले उनके दम पर उनके सामने खड़े होते हैं तो ये ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकता है। फिर वहां पर अगर ओबीसी चले जाए, वहां पर अगर कांग्रेस कुछ करने की कोशिश करे तो उनको रोकथाम करे, उनसे बात करे, उनको वापस खींचे, या कम से कम वोट कटवा। जैसे लालू प्रसाद यादव 2004 में हर जगह जाके कैंपेन करते थे। किसी ने अगर कांग्रेस या यूपीए के कैंडिडेट के खिलाफ अगर कैंडिडेट खड़ा किया है तो वो वोट कटवा है ये बताने की बात करते थे। तो उस तरीके का कोई अगर दबाव बनाया जाए ताकि ये जो थर्ड फैक्टर्स हैं कि जो अपोजिशन का वोट काटते हैं, कम से कम उनको काबू में रखने की कोशिश की जाए, ये सब कोशिशें कम से कम हो सकती है। तो यूपी के चुनाव काफी अहम रहेंगे। 2024 के लिए तो बहुत समय है, तब तक महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा वो पता नहीं है, यूपी के चुनाव में क्या होगा वो पता नहीं है। लेकिन तब तक ये कोशिशें जारी होनी चाहिए, एक परसेप्शन बिल्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जाके उनको बार बार यही बात बताई है, और वो मेरे ख्याल से सबको ये बात बताते हैं। सौरभ, शायद आपको भी ये बात बताई होगी उन्होंने, कि परसेप्शन मैटर करता है राजनीति में। तो ये परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश है अगेंस्ट बीजेपी। फिलहाल तो हम लोग ये कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई थर्ड फ्रंट के तौर पर ये बात होगी। देखिए, अब तक शरद पवार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे हैं, वो यशवंत सिन्हा को करने के लिए बोल रहे हैं, वो किसी और को आगे भेज देते हैं। उस दिन की भी मीटिंग थी, उसका कोऑर्डिनेशन जो है माजिद मेमन कर रहे थे। तो अभी वो सिर्फ मेंटोर की तरफ उसको देख रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये सचमुच में कुछ बन सकता है, तब देखिए शरद पवार फिर अगुवाई में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात भी करेंगे, इंटरव्यूज भी देंगे और खुलकर उस पर बात करेंगे। तब तक हमको देखना होगा कि ये कहाँ जाता है। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ आऊंगा। आज ये इत्तेफाक है कि हम 25 जून को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। 25 जून के तारीख के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल मसीहा, राजा मांडा, उनका आज ही के दिन जन्मदिन होता है। और 25 जून के ही दिन इमरजेंसी लगी थी, जिसके बाद हुए चुनाव में पहली दफा कांग्रेस सत्ता से बाहर आई थी। और वो सोशलिस्ट और जनसंघी धड़ा जो पिछले लगभग 3 दशकों से सियासत के केंद्र में आने की कोशिश कर रहा था, वो जनता पार्टी के परचम तले सफल हुए थे। और तब से ही ये बात चल रही थी कि कांग्रेस का विकल्प कौन। जो सवाल अब बदल गया है, जिसने शीर्षासन कर लिया है कि बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी खड़ी है। और जब तब कभी इसका नाम जनता पार्टी होता है, कभी इसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा होता है 89 में, कभी इसका नाम 1996 में संयुक्त मोर्चा होता है, कभी इसका कुछ और नाम होता है। इस तरह की कवायद चलती रहती है। मायावती का अभी जिक्र आया तो आप ध्यान होगा, न्यूक्लियर डील के बाद भी प्रकाश करात मायावती से मिलते हैं, मायावती यूपी की सीएम, और एकदम से एक नए अलाइनमेंट की बात होने लगती है। क्या राहुल श्रीवास्तव जी, आप इतने लंबे दशक से राजनीति देख रहे हैं, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे जैसी किसी स्थायी गठबंधन की गुंजाइश है? क्योंकि एक चीज जब मैं साहिल जोशी को सुन रहा था तो मेरे दिमाग में आई
एक दौर था 90 का दशक, खास तौर पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, जब बीजेपी एक किस्म के राजनीतिक छुआछूत की शिकार रही थी एक 6-8 साल तक, और फिर वाजपेयी का चेहरा आगे आता है और एक एक करके उसमें अकाली दल और समता पार्टी सब जुड़ते हैं और वो चीज दूर होती है कुछ हद तक। लेकिन 2002 के बाद फिर से वो एक नए सिरे पे बीजेपी विरोध का नारा चढ़ता है। लेकिन आज एज ऑफ नाउ 2021 में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विरोध के नाम पर सारी रीजनल पार्टीज एकजुट हो गई हो। जैसा साहिल ने आगे जिक्र किया कि अभी आपको देखना है कि केसीआर की पार्टी ओवरऑल क्या स्टैंड लेती है, नवीन पटनायक की पार्टी ओवरऑल क्या स्टैंड लेती है, या दूसरे जो इस तरह के रीजनल दल हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? ये जो हर दफा सुगबुगाहट होती है बीजेपी कांग्रेस के अलावा कौन, क्योंकि एक इसमें बहस का सिरा वहां भी जाता है कि अच्छा आप नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को पेश कर रहे हो, तो नहीं नहीं राहुल गांधी तो सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं है, फुल टाइम ही नहीं है, तो और कौन? तीन फैक्टर की बात होती है। आप इस पूरी कवायद को कैसे देखते हैं राहुल श्रीवास्तव? सौरभ देखिए, ये जो पूरी कवायद हो रही है, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, आपने जो जिक्र किया कि बीजेपी अछूत बना दी गई थी, एक तरह से कहा जाता है कि ये श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है कि उन्होंने उस बाबरी मस्जिद के उस एक्ट को जो उनकी तरफ से ढिलाई हुई, उसके जरिए ऐसा हुआ कि बीजेपी बहुत बड़े पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए पॉलिटिकल अनटचेबल हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी ने उसी अनटचेबिलिटी को अपना पॉलिटिकल प्लैंक बना लिया। वो जो अनटचेबिलिटी थी कि वो हिंदुत्व बेस्ड पार्टी है, स्ट्राइडेंट हिंदुत्व है, सेक्युलर नहीं है, वही आज आपके देश में सबसे बड़ा वोट गेटर है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी के जो 2019 के भाषण उत्तर प्रदेश में थे, जहां पे उनको सबसे ज्यादा सीटों की जरूरत थी, क्या आपको लगता है कि वहां उन्होंने 2014 में, 2017 में और 2019 में सबसे ज्यादा उनका अटैक दो बड़ी पार्टियां जो हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, उन पे नहीं रहा। उन्होंने अटैक किया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे। देखिए, रीजनल पार्टियों के सामने बीजेपी की उतनी नहीं चल पाती जितने की उसकी एक सेंट्रिस्ट नेशनल पार्टी के खिलाफ चलती है। इसीलिए डेलिबरेटली बीजेपी आप देखिए कि बिल्कुल खौरा के पीछे पड़ जाती है। राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, वो इसके जरिए सिर्फ राहुल गांधी को हमला नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी को शोकेस करके रखते हैं कि वो एक नेशनल फिगर है। इसका एक पॉलिटिकल अंडरलाइन है सौरभ, कि कहीं ना कहीं एक सेंट्रिस्ट बड़ी देश की नेशनल पार्टी का रोल हमेशा रहता है, चाहे वो जितनी छोटी हो जाए। ये जो शरद पवार साहब की कोशिश है, ये कोशिश अच्छी है। मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है सौरभ, कि जब राजनीतिक नेता मिलते हैं और बाहर आके कहते हैं कि हमने राजनीतिक बात नहीं की। आपने उसमें ठीक है जावेद भाई को बुलाया, लेकिन वहां पे कथा बांटने या शेर व शायरी सुनने के लिए नहीं बुलाया था। आपने उनको बनाया था कि एक शायद एक पॉलिटिकल थॉट एक कवि के दिमाग से या शायर के दिमाग से मिल सकता है, कि बाहर आकर उन्होंने बोला वो बहुत गलत है। यानी यशवंत सिन्हा इस समय एक पूरे राजनीतिक मोल्ड में है, उनकी उम्र हो गई ठीक है, लेकिन बीजेपी से वो बिल्कुल नाराज है। वो चाहते हैं, जहां तक ये जो बात इस फ्रंट की बात है, मैं ये कहूंगा कि ये फ्रंट इसलिए नहीं बन रहा कि ये एक बहुत बड़ा थर्ड फ्रंट बनेगा। ये फ्रंट इसलिए बन रहा है, और अगर मैं प्रशांत किशोर की बात को मैं जितना जानता हूं, प्रशांत किशोर बैटल को किस तरह से आगे प्लान किया जाए उसमें पारंगत हो गए हैं। वो मोदी को बहुत करीब से देख चुके हैं क्योंकि उनके साथ काम किया था, और उसमें एक चीज वो समझ गए हैं कि 2014 का चुनाव बदलाव का साल चुनाव था, 2019 का चुनाव गॉड सेंड था। वो एक दिव्य देन था बीजेपी के लिए और मोदी के लिए, कि विपक्ष विभाजित था, प्रिंसिपल ऑपोजिशन कमजोर था, नेशनल सिक्योरिटी और ऐसे तमाम मुद्दे बहुत चढ़े हुए थे। अगर विपक्ष विभाजित था, कांग्रेस आज भी कमजोर है, तो विपक्ष जो विभाजित है उसको करेक्शन की जा सकती है। करेक्शन क्लासिक सेंस में उनको इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं। देखिए सौरभ, वो फॉर्मूला था ना कि हम 40 लोग इकट्ठे कोनबा जोड़ लें। वो कन्नौज के राजा, कंबोज के राजा थे चंद्रवर्मा जी, भानुमति उनकी बेटी थी, उनके स्वयंवर में जो झगड़ा होता है, दुर्योधन ले जाते हैं, तो वो कहते हैं, एक शर्त रखते हैं कि भाई मैं तो इसको लड़ूंगा, जिसको मेरा से दुश्मनी लेनी है वो कर्ण से लड़ ले। इस समय पे वो कर्ण जो है लड़ाई लड़ने के लिए, वो उनके पास शरद पवार हैं। क्यों? क्योंकि शरद पवार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरी पार्टियों में दोस्तियां रखते हैं। वो वयोवृद्ध हैं, वो सीनियर हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं।
मैं आपको ये बात बता रहा हूं जो कि मैंने अभी बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा। बंगाल में अगर आप कांग्रेस का कंडक्ट देखिए तो राहुल गांधी जो चुनाव के कैंपेन में नहीं गए, आप उसे कहेंगे कि राहुल गांधी लच्चर हैं। मैं कहूंगा वो पार्ट स्ट्रैटेजी थी, वो पार्ट स्ट्रैटेजी थी जो कि शरद पवार जैसे नेताओं ने कही थी कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट बहुत दमखम से चुनाव लड़ते हैं, उनको मिलेगा खीसे में कुछ नहीं, और उससे नुकसान होगा ममता बनर्जी का और फायदा होगा बीजेपी का। अभी योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए थे तो बहुत सारी बातों में उनको जो बताई गई केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, जो 10 कमांडमेंट दिए गए, उनमें यह भी था कि आप इस बात के लिए भी तैयार रखिएगा कि ये सारे लामबंद हो सकते हैं, परोक्ष रूप से नहीं लेकिन पीछे पीछे, दैट समबडी में डक आउट। ये टर्म मैं स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूं सौरभ, ये आने वाले अलायंसेस का गूढ़ मंत्र होगा यूपी जैसे प्रदेश में, दैट समबडी विल डक आउट मीन्स कि वो दिखेगा लड़ रहा है मगर लड़ेगा नहीं। और वही एक तरीका है विपक्ष को यूनाइट करने का। यूनिटी जरूरी नहीं है कि साथ खड़े होके हो, कई बार मैं पीछे हट जाऊं तब भी यूनिटी होती है, और वही यूनिटी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगी। और शरद पवार को प्रशांत किशोर सिर्फ इस वजह से आगे कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली वो पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं रखती है कि उनकी बात दूसरे, और पॉलिटिकल वेट नहीं रखती है कि दूसरे लोग उनकी बात सुन लें। कि अगर मायावती और अखिलेश के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होनी है 1993 की तरह से कि जहां तुम हारते हो वहां हम लड़ें और जहां हम हारते हैं तुम लड़ो बीजेपी के खिलाफ, वो शरद पवार में कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं इसमें एक राइडर दूंगा, जो बात बोली गई, साहिल ने बोली कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में शरद पवार की एक बहुत बड़ी परेशानी है और वो है उनके परिवार का फ्यूचर। अजीत पवार सत्ता में पहले गए बीजेपी के साथ और अब है उद्धव ठाकरे के साथ। शरद पवार की चिंता है कि कहीं शिवसेना से अगर अजीत पवार ने साठगांठ कर ली तो उनके परिवार का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। महाराष्ट्र की उनकी चिंता उनके पैर बांध सकती है, ये परेशानी एक एडिशनल फैक्टर है। हम पैनल पे तीनों एक्सपर्ट से चाहते हैं कि वो इस पर रिएक्ट करें। हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के संदर्भ में हम पूछ रहे हैं, जहां पे एक से ज्यादा दल हैं। जैसे यूपी में एसपी बीएसपी हैं, हरियाणा में आपके पास कांग्रेस और जेजेपी है। वहां पे जो तीसरे मोर्चे की गोलबंदी होगी वहां पे वो कैसे एक ऑप्शन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे जहां पे ज्यादा डायमेंशन पर फाइट होती है, 3 या 4 दलों में होती है, वो बीजेपी को बेनिफिट कर जाता है। तीसरे मोर्चे का फिलहाल का लक्ष्य यही होने वाला है कि वो बीजेपी से लोहा लेकर के सत्ता अपने पास में रखना चाहते हैं। शुरुआत हम चाहते हैं कि राजदीप से हो और फिर बाद में राहुल जी और साहिल जी भी दोनों अपनी बात रखें। देखिए, पहले तो राहुल और साहिल ने इतनी लंबी बात रख दी कि हम कहीं ना कहीं विषय 1 मिनट के लिए भूल गए थे। आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिक्र किया, मैं उनसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे एक इंटरव्यू में 96 में कहा था, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बन रही थी, कि शायद तीसरे मोर्चे की गुंजाइश ना हो, लेकिन तीसरा मोर्चा मजबूरी है। अब वो एक ऐसे समय में उन्होंने कहा था जब बीजेपी पूर्ण तरह से नंबर 1 मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनी थी, यानी 180 सीट आए थे, 270 के ऊपर नहीं आए थे, और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी। तो उस समय में 90 के दशक में एक ऐसा मौका आ गया था जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगा एक तरह से तीसरी शक्ति, उनके ही वर्ड्स में, शायद गुंजाइश, इट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द कंट्री बट इट इज इनएविटेबल। एक तरह से एक मजबूरी है देश के सामने। अब जो स्थिति आ गई है उसमें बीजेपी इज अ डोमिनेंट पार्टी, और ये भी जानिए कि ये जो रीजनल पार्टीज है उनका कोई कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा लगाव नहीं है। जैसे केसीआर की पार्टी लीजिए या नवीन पटनायक की पार्टी लीजिए। तो मुझे लगता है जब आप निखिल आप बात करते हैं तीसरे मोर्चे की अन्य राज्यों में, जगह कहां है तीसरे मोर्चे के लिए? अब जो है लोकल बैटल्स होंगे, रीजनल पार्टी वर्सेस बीजेपी, या कुछ राज्यों में इस समय अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां डायरेक्ट बैटल है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जैसे आप लीजिए मध्य प्रदेश या लीजिए राजस्थान। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक नेशन वाइड अलायंस कर सकते हैं, थर्ड फ्रंट प्रीपोल तो नहीं कर सकते। ये सब शरद पवार भी अच्छी तरह से जानते हैं। शरद पवार ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में, जैसे साहिल ने कहा, वो एक ऐसे उम्र पर आ गए, ऐसे पड़ाव पर आ गए वेयर ही कैन नॉट बी किंग। वो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनमें अभी भी वो जज्बा है, वो रिसोर्सेज है,
वो नेटवर्क है कि हम सबको सब मिलकर किस तरह से आगे बढ़ पाए। देखिए महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ वो एक ऐसी कोइंसिडेंस है जो बार बार नहीं होगा कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है और शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी को मेजॉरिटी एक तरह से आती है, वो पोस्ट पोल होता है। तो मुझे लगता है जो भी अलायंसेस होंगे आप देखेंगे प्री पोल बहुत कम बनेंगे, पोस्ट पोल बनेंगे, क्योंकि हर पार्टी पहले अपनी पहचान बनाना चाहती है। नवीन पटनायक पहले अपना जोर उड़ीसा में दिखाना चाहते हैं, केसीआर अपना जोर तेलंगाना में दिखाना चाहते हैं, जगन रेड्डी अपना जोर कहीं ना कहीं आंध्र में दिखाना चाहते हैं। आपने जेजेपी की बात की हरियाणा में, वो चुनाव के बाद उनका अलायंस हुआ, बीजेपी गणित पर है। अब कोई किसी के साथ प्री पोल अलायंस करने की कोई एक उत्सुकता नहीं है। सब चाहते हैं कि पोस्ट पोल हम किस तरह की राजनीति कर पाए। शरद पवार को लगता है इसलिए कि पहले तो हम 2022 में जो प्रेसिडेंट पोल है उसमें क्या अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो क्या हम बीजेपी को वहां एक तरह से कमजोर या मात दे पाएंगे, उसके बाद देखेंगे 2024 के। देखिए शरद पवार जो एक बात नहीं कहेगी, ही इज प्राइमरली पॉलिटिशियन जो एक स्टेप आगे लेते हैं फिर उसके बाद पीछे भी हटने की क्षमता रखते हैं। वो ही डज नॉट गो फॉर ब्रोक, वो कोई जोर से बात नहीं करेंगे कि मैं तैयार हूं तीसरे मोर्चे के साथ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो जान गए ये सब नहीं, उनकी राजनीति का पार्ट नहीं है। जब उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी, ही लेफ्ट कांग्रेस इन पहली बार जब मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद, चुनाव में वो कांग्रेस के साथ लड़े, फिर उन्होंने वसंत दादा पाटिल को छोड़कर एक तरह से अपनी पहचान पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो आज की राजनीति में जब निखिल आप कहते हैं कि हर राज्य में क्या होगा, मुझे लगता है हर राज्य में जो रीजनल पार्टी का प्रतिद्वंदी है, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, ज्यादातर अब बीजेपी बन गए हैं, या आंध्रा जैसे चंद्रबाबू वर्सेस जगन एक अद्भुत एक यूनिक स्टेट है, उस हिसाब से राजनीति होगी। There will be no national politics now. First, there will be regional politics over the next few years. और तब अगर 2024 में एक ऐसी स्थिति बन पाए कि ये रीजनल पार्टीज के नंबर हो या कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस भी तैयार नहीं है। देखिए अंडर राहुल गांधी कांग्रेस वांट्स टू गो एकला चलो रे। पंचमढ़ी में एक रेजोल्यूशन हुआ था कुछ साल पहले कांग्रेस में, जब उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कि हम अलायंसेस करेंगे, हम एकला चालो की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में अलायंस नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी के जो नजदीकी है वो हमें बताते हैं कि राहुल गांधी तो बिल्कुल तैयार है कि कांग्रेस अपनी पहचान बनाए। उन्होंने नाना पाटोले को क्यों वहां अध्यक्ष बनाया, एक मकसद से कि आप अपनी पहचान बनाए। तो कांग्रेस अपनी एक बार फिर अंडर राहुल गांधी पहचान बनाना चाहता है। बीजेपी अंडर मोदी इज अ डोमिनेंट पार्टी, और ये जो रीजनल पार्टीज है ये अपने अपने इलाकों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो आई डोंट सी अ थर्ड फ्रंट प्री पोल, पोस्ट पोल। अगर ऐसी स्थिति बन पाए, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, बट आई थिंक दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ थर्ड फ्रंट टुडे और जो वीपी सिंह के जमाने में थे पॉलिटिक्स, where VP Singh was consciously trying to create a non-BJP, non-Congress front even before the election. नहीं, मुझे उसमें एक बात कहनी ये है कि हाल ही में एनसीपी का 22nd वर्धापन दिन हुआ था, मतलब एनसीपी का फॉर्मेशन डे जिसे कहते हैं, उसपे शरद पवार ने एक भाषण किया, और उस भाषण में उन्होंने 2024 में भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जैसा एक अलायंस बनाकर हम लोग महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, इस तरीके की बात उन्होंने कही। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरीके से ये प्रपोजल था कि भाई, उन्होंने उसमें कहा कि हमें कभी नहीं लगा था कि हम शिवसेना के साथ काम कर पाएंगे। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे बाला साहब के साथ, लेकिन आई नेवर थॉट कि मैं उनके साथ कभी काम कर पाऊंगा। इससे पहले शरद पवार ने सिर्फ एक बार ही बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है। उन्होंने मिलकर एक न्यूज़पेपर निकाला था जो सिर्फ एक दिन चला और बंद हो गया। उसके बाद से उन्होंने कभी बाला साहब के साथ काम नहीं किया। दोस्ती रही लेकिन काम नहीं किया। पहली बार उन्होंने सेना के साथ काम किया, उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया और सीधा प्रपोजल दिया कि 2024 में भी हम साथ में काम करेंगे। लेकिन उसका जवाब अभी तक शिवसेना ने दिया नहीं है। आमतौर पर संजय राउत एडिटोरियल लिखने के लिए तैयार होते हैं कि तुरंत उसका जवाब दिया जाए नेक्स्ट डे शरद पवार के कहने पर, लेकिन इसका कोई जवाब ना उद्धव ठाकरे ने दिया, क्योंकि उसके तुरंत बाद शिवसेना का वर्धापन दिन था। उद्धव ठाकरे ने भाषण भी किया उसमें कांग्रेस को उन्होंने काफी गाली गलौज की, लेकिन एनसीपी के इस प्रस्ताव पे शरद पवार जी क्या बोला था, थोड़ा सा विस्तार में बताइए।
बेसिकली नाना पटोले जो है वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सोलो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, खुद के बलबूते पर चलेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं जो थोड़ा सा प्राइमरी इन्फो से लैस नहीं है महाराष्ट्र के बारे में, नाना पटोले विदर्भ के इलाके से आते हैं, नितिन गडकरी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, स्पीकर रहे शुरुआत में और अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी साहिली प्लीज। प्रफुल्ल पटेल को भी हराया एक बार। नहीं, और नाना पटोले बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी भंडारा गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल को हराया और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे। तो वो बार बार हम खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं वगैरह इस तरीके की बात कर रहे, तो उसका जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया और कहा था कि ये भाषा हमें मत सिखाइए, हम भी अपने बलबूते पर लड़ सकते हैं और आज की स्थिति में अगर कोई बोलेगा हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे तो लोग जूते मारेंगे, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। लेकिन शरद पवार का जो न्योता है उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, शिवसेना के तौर पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कि हम नेशनल लेवल पर भी आपके साथ में चलेंगे, हम यूपीए का पार्ट बनेंगे, हम अलायंस का पार्ट बनेंगे, जिसको लेकर हम मोदी जी के साथ नेशनल स्तर पर आपके युद्ध करेंगे, उसके लिए शिवसेना अभी तक तैयार नहीं है। देयर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम शिवसेना साइड। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी वार्मिंग अप का तो कोशिश नहीं चल रही है, इस तरीके की बातें चल रही है, क्योंकि अभी तक शिवसेना मतलब जैसे अभी शरद पवार ने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस को भी न्योता मिलना चाहिए, उस पर भी शिवसेना ने कोई जवाब नहीं दिया और शिवसेना ने उसको एक चाय पार्टी कहा है। जो सामना का एडिटोरियल था इस मीटिंग पर, उन्होंने कहा कि एक चाय पार्टी हुई थी, उसमें लोगों ने चाय पिया, बातचीत की और चले गए, उस टाइप से उन्होंने उस मीटिंग को देखा है। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है ना 2024 के, ये इतने जल्दी नहीं लिए जाएंगे। यूपी के चुनाव में जो यहाँ पर बातचीत है वो इस तरीके से है कि यूपी के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जलवा नहीं दिखा सकती, अगर वहां पर वो रिपीट नहीं होती, वहां पर बंगाल जैसी स्थिति अगर बीजेपी की बनती है, तब तो लोगों का मन तय हो जाएगा कि अब करना क्या है 2024 में। लेकिन अगर यूपी के चुनाव कुछ और दिखाते हैं, तब ये जो सारी कोशिशें हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और बीजेपी भी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि यूपी में क्या होगा, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड उनको मिला है अभी से लेकर यूपी के चुनाव के नतीजों तक, उसके बीच में जितने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश वो कर सके, वो कोशिश दोबारा उनकी शुरू हो गई है। इस तरीके की राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसमें 3 साइलेंट पार्टनर्स है। नवीन पटनायक जो बीजेपी के साथ राज्य में झगड़ा करते हैं, लेकिन केंद्र में कोई बिल पास कराना हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, तो वो सीधा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जगन मोहन रेड्डी वहां पर उनसे झगड़ा कर लेंगे, लेकिन वहां पर उनके साथ पंगा नहीं लेते। केसीआर की भी वही स्थिति है। तो ये सारे जो पार्टनर्स हैं, इनका कोई भी रवैया इस पे दिखाई नहीं देता है। और खास करके शिवसेना जो इस वक्त सरकार चला रही है उनके साथ में, उनकी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट खुलकर दिखाई नहीं देती। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वो कह रहे हैं कि हम सरकार चला लेंगे एक बार, वो भी कब तक चलाएंगे वो देखना होगा, अगले 2-3 महीने में देखेंगे कि वो किस तरीके से चलती है। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में 2024 तक हम आपके साथ में रहेंगे, केंद्र में भी हम आपके साथ लड़कर मोदी जी का मुकाबला करेंगे, वो सब चीज के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए यूपी चुनाव के नतीजे बहुत सारे लोगों के डिसीजन तय करेंगे कि आगे करना क्या है, क्योंकि उसके बाद समय कब रहेगा उनके पास, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो पोस्ट यूपी इलेक्शन, प्री यूपी इलेक्शन दोनों अलग चीजें होंगी, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है रीजनल पार्टीज को लेकर। राहुल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये मेरा आप इस चर्चा का आखिरी सवाल मान लीजिए। 2004 के चुनाव में लोकसभा के कांग्रेस नहीं जीती थी, बीजेपी हारी थी, एनडीए हारी थी। और क्या कांग्रेस या सोनिया गांधी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की चॉइस के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लोकप्रिय थी? मेरा पूरी गंभीरता के साथ जवाब है नहीं, है ना। लेकिन बीजेपी राज्य दर राज्य अलग अलग रीजनल पार्टीज के सामने खेत रही। उत्तर प्रदेश में सपा के सामने वो 18 साबित हुई, तमिलनाडु में गलत गठबंधन किया, तेलुगु देशम पार्टी हारी, कई उनके राजनीतिक सहयोगी उनको छोड़कर चले गए और उसकी वजह से बीजेपी की भी और एनडीए की भी टैली कम आई। जो भी ये लोग एक आप भूल गए मेरे दोस्त चंद्रबाबू नायडू को जो वाईएसआर में हराया था। 2 राज्यों में बीजेपी की गणित गलत है, एक चंद्रबाबू नायडू और एक एआईडीएमके। उत्तर प्रदेश
राजदीप, राजदीप उत्तर जी, प्रदेश, आप लोगों ने आपका आपने जो गौर सर्वे दी? आपने स्टूडियो में बैठ के सर्वे पढ़ा था, आपने 34 सीटें दी थी बीजेपी को, और मैं सहारा शहर के सामने से लाइव कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं लगता कि 2 का आंकड़ा छुपाएगी बीजेपी। अब आप देखिए, अब मैं आप भाई साहब अपना सवाल पूछ लूं? हाँ राजदीप जी, आपने शायद मेरी बात पे आप ध्यान नहीं दे पाए। मैंने, आप जो भी उदाहरण दे रहे हैं वो सारे गिनवाए। मैंने कहा कि हाँ उत्तर प्रदेश में सपा के सामने खेत रहे, मैंने कहा कि तमिलनाडु में गलत अलायंस किया तो साफ हो गए, और मैंने आंध्र प्रदेश का भी जिक्र किया। तो जो भी चलिए, आप, मैं बुढ़ापा आ गया, वाकई फिर बुढ़ापा आ गया इसका। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मैं कर दूंगा। अलग अलग रीजनल छत्रपों के सामने खेत रहे। नवीन पटनायक भी बाद में इनसे अलग होते हैं, वो सब एक पूरा दौर आता है। क्या ये जो दूसरे मोर्चे या तीसरे मोर्चे वाले लोग हैं, इनको ये लग रहा है कि हम इसी तरह के छोटे छोटे बैटल्स में, लोकलाइज्ड बैटल्स में इंगेज करके बीजेपी को हरा सकते हैं 2024 2029? कभी भी जब भी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा तो हमें उसको नेशनल इलेक्शन मोदी वर्सेस हु के बजाय स्टेट के लेवल पर अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करके इनकी टैली को घटाना होगा। राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है तो जो आप कह रहे हैं वही एक फॉर्मूला है। मैं क्यों कहता हूं, मेरा थोड़ा सा इस पे एक थ्योरी है। देखिए, जो 70 का दशक में जो कोalition बना पोस्ट इमरजेंसी के बाद में, या बाद में वीपी सिंह जिसको लेकर के आए, ये याद रखिए उस समय पे रीजनल पार्टीज नवजात शिशु थी, मुंह में चबाने लायक दांत नहीं थे उनके। आज की तारीख में वो जब चबाती हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को चबा डालती हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा में उनको हरा देते हैं। उस समय की रीजनल पार्टीज आज की रीजनल पार्टीज के सामने बहुत छोटी थी। लेकिन उसी से दूसरी एक ट्रबल खड़ी हो जाती है सौरभ, कि जब रीजनल पार्टीज ही किसी प्रदेश में नेशनल पार्टी से बड़ी हो जाती हैं तो उसमें उनके एम्बिशन इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपस में तालमेल नहीं कर सकते। जहां पे आप देखिए, पहला कि इस समय पे करीब 7 के करीब प्रदेश ऐसे हैं जहां पे पूर्व कांग्रेस से जुड़े लोग मुख्यमंत्री हैं। वहां वो कांग्रेस को नहीं देना चाहते, तो वो कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस बाहर रहे। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे साहिल ने कहा, कि वो बीजेपी से सेटिंग कर लेते हैं नेशनल लेवल पे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जहां पे डायरेक्ट फाइट है वो छोड़ दीजिए, जहां उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, आज से वीपी सिंह के समय में स्थिति दूसरी थी सौरभ। आज अखिलेश और मायावती दोनों दावेदार हैं। अगर वो सब लोकसभा में मदद कर देती है एक पार्टी दूसरे की, तो विधानसभा में ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो उसकी सुपीरियरिटी को मान रहे हैं। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाएंगे? टीडीपी और वाईएसआरसीपी का तालमेल कैसे बिठाएंगे? टीआरएस और टीडीपी का कैसे बिठाएंगे? वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी का तालमेल कैसे बिठाएंगे? प्रॉब्लम यह है कि रीजनल पार्टीज की ग्रोथ इतनी हो गई है अब कि वो अब राष्ट्रीय छत्रप हो गए, रीजनल छत्रप हो गए हैं, और वो अपनी जगह पे किसी और को नहीं देना चाहते। तो देखिए, बंगाल टीडीपी और वाईएसआरसीपी की लड़ाई में दोनों पीछे नहीं हटेंगे। टीआरएस और टीडीपी की लड़ाई में दोनों पीछे नहीं हटेंगे। राजदीप से 2019 में हमारी एक स्टूडियो डिबेट में राजदीप ने मुझसे सवाल पूछा था कि इस आने वाले चुनाव में कैसे हराया जा सकता है बीजेपी को। तो मैंने कहा था कि उसके अंदर एक कांग्रेस को सैक्रिफाइस करनी होगी। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो मोदी को हराना चाहते हैं या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना। पूरे देश में आप देखिएगा, अगर एक कोलिशन बनेगा, अगर कोई एक अरेंजमेंट होगा, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस को पीछे हटना पड़ेगा। और ये जो सारे क्षेत्रीय नेता हैं, इनको और शरद पवार जैसे नेताओं को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि लड़ाई के मैदान में वो शेर नहीं चलता कि खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं। और जी वेलकम टू यू राजदीप। राहुल, आपकी एक सेकंड, राहुल जी आपकी बात खत्म हो गई जी। तो क्या है कि ये प्रॉब्लम जो इनहेरेंट रीजनल पार्टीज की ग्रोथ से आई है, वो इनहेरेंट प्रॉब्लम है। और उसमें आज भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस कमजोर है, वो बिना लड़े रीजनल पार्टीज की मदद करके मोदी को हराने में तय ये करना है साहब कि आपको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या आपको नरेंद्र मोदी को हराना है। राजदीप ने जो कहा कि पोस्ट पोल अलायंस होगा, साहब पोस्ट पोल अलायंस जरूर होगा।
पहले मोदी को हरा तो लीजिए। राहुल जी, मैं आपकी बात से राजदीप की बात पे जुड़ूंगा, बस एक वाक्य जोड़ के। आपने जो कहा कि अलग अलग रीजन्स में आपको लोकलाइज फाइट देनी पड़ेगी, लेकिन एक सुलझे हुए व्यक्ति की ये टिप्पणी थी और मैं उस पर भी विचार करने के लिए विवश हुआ कि जब तक आप ब्रांड मोदी को डिस्क्रेडिट नहीं कर पाएंगे तब तक आप कितनी भी ये युक्तियां बनाएं कि हम रीजनल लेवल पे लड़ेंगे, क्योंकि अंततः वोट उसी पर गिरता है। तो आप रीजनल अलायंस बनाइए, लेकिन जब तक हेड ऑन आप ब्रांड मोदी से नहीं भिड़ेंगे, और ब्रांड मोदी को जब तक आप अगर एक्सपोज कर सकते हैं तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ब्रांड मोदी मजबूत है तब तक आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। राजदीप सरदेसाई, आपकी आखिरी टिप्पणी। सौरभ मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि इसमें एक एग्जाम्पल नवीन पटनायक भी है, जिसने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया मगर वो जीत गया। लेकिन देखिए, आप 2014 में मोदी वॉज न्यू फॉर ओडिशा, पर 2019 आते आते लोकसभा की टैली और विधानसभा की टैली में फर्क आ गया। यहाँ पे हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जी राजदीप, आपका आखिरी रिमार्क। देखिए, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं मेरी बात छोटी रखूं, बाकियों को आप बहुत समय देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे राजदीप जी, आपको दोनों सेशंस में भी तो रखते हैं, बाकी क्या सारे चेंज हो गए आपको? राजदीप अब संबित पात्रा की तरह बोल रहे हैं कि मुझे टाइम कम मिलता है। राहुल श्रीवास्तव हमेशा मुझे टोकते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है जब मैं उनको सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है, राहुल श्रीवास्तव ने जो बात कही उसके पहले ये उत्तर भारत के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे कही थी 2019 के पहले कि हमें तय करना है कि आपको मोदी को हराना है या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये कांग्रेस के सामने एक साफ, एक तरह से एक चैलेंज था। आखिर में हुआ क्या? आखिर में कांग्रेस को जब अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में उन्होंने एक पेशकश की थी, अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद उनसे मिले भी थे। क्या हुआ? कांग्रेस ने साफ कहा हम इन राज्यों में खुद लड़ेंगे, आपको जो करना है करना है। इनफैक्ट मैंने सुना है कि शरद पवार के घर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में एक नोकझोंक भी हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने ये पेशकश पहली बार की थी। हर राज्य में क्या हुआ उस चुनाव में? जहां कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनको लगा कि हम अभी भी एक तरह से पूर्ण तरह से नेशनल पार्टी है। कौन है ये रीजनल पार्टी? देखिए, जब तक कांग्रेस का, आप उसे अहंकार कहिए, जो भी कहे, या कांग्रेस की रणनीति कहे, जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक होगा क्या? आपको इस रणनीति को बदलना ही पड़ेगा अगर आपको कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है। तो कांग्रेस इज क्रिटिकल टू फ्यूचर ऑफ एनी पॉसिबल थर्ड फ्रंट, क्योंकि अगर कांग्रेस हर राज्य में अपनी पहचान, अपनी पकड़ बनाना चाहे, हालांकि उनका ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हुआ है, तो फिर क्या होगा? रिमेंबर वन स्टेटिस्टिक ऑफ 2019, 191 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज थे जहां मोरलेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी 175 उनमें जीती बाय एवरेज मार्जिन ऑफ बिटवीन 15 to 20%। कई कांग्रेस के नेता डिपॉजिट हार गए। तो ये बात साफ है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा किया था, लेकिन केंद्र इलेक्शन में इट वाज मोदी फैक्टर विच ओवरवेल्ड। ममता बनर्जी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें लाई बंगाल में 2019 के चुनाव में भी। ये रीजनल सत्रप जो है, ये अब ना कांग्रेस को जगह देगी और ना कांग्रेस अपना जो एक तरह से जो उनकी डिमांड है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात खुद लड़ेंगे, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। आपको या तो कांग्रेस को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, या ये रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं नेशनल और रीजनल इलेक्शन में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मन में वो वहां के नंबर 1 नेता है। दे विल नॉट गिव स्पेस टू कांग्रेस। सो राहुल गांधी नीड्स टू डिसाइड, जो सोनिया गांधी ने किया था। देखिए, सोनिया गांधी की एक खासियत है, शी मे नॉट गिव द इंप्रेशन दैट शी अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स। लोगों को लगता है वो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस, लेकिन वो तैयार थी अपनी लिमिटेशन जानने के लिए। वो उस क्रिकेट बैट्समैन की तरह है जो जानती थी मेरे शॉट सब ऑफ साइड पे है, मैं ऑन साइड पे नहीं खेलूंगी। बट अंडर राहुल गांधी कांग्रेस वांट्स टू बी ऑल विकेट प्लेयर, हर राज्य में लड़ना चाहती है। अब अभी लास्ट पे कहूंगा, अभी देखिए गोवा में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सामने एक ऐसी स्थिति है कि अगर वो कंबाइंड ऑपोजिशन चुनाव के पहले करे बीजेपी के सामने, तो छोटे से गोवा में वो बीजेपी को शायद हरा भी सकती है। लेकिन कांग्रेस तैयार ही नहीं है किसी के साथ इस समय कोई समझौता करने। माना महाराष्ट्र में वो उनको मजबूरी से करना पड़ा, लेकिन गोवा या किसी भी और राज्य में वो अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी
अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है, ममता अपने बलबूते पर लड़ी। और आप जानिए अगर इसी तरह की राजनीति रही तो दी ओनली विनर इज द बीजेपी। देयर इज द टीमो फैक्टर, देन देयर इज मोदी ओनली।